कैलकुलेटर जरूर रखिएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, लेकिन आप लोग के पास कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए। आई होप कि आप सबने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा, ज़्यादा इश्यूज नहीं आए होंगे उसमें। Okay, I'm going to solve my review exercise 6, question number 8. Question number 8, there are two parts. Simple equations है जिनको solve करना है. First part is 12 by 5q plus 1 is equal to 7 by q. चॉइस आपकी अपनी है कि आप पहले q वाली और सारी टर्म्स को एक तरफ ले लें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, या पहले ये आप ऐसे ले लें. मैं अपनी q वाली सारी टर्म एक तरफ करके फिर सॉल्व नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूंगी. एक फ्रैक्शन है 12 by 5q plus 1 is equal to 7 by q. एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है. सॉल्व करने का that I have to take LCM. LCM will be 5q. 12 plus 5q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5q multiply by 1 will be 5q is equal to 7 by q. Unlike terms we cannot add them, so I am going towards my cross multiplication. q यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. q into 12 plus 5q, 7 into 5q. q को अंदर मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 12 plus 5q square is equal to 35q. सारी टर्म्स अपनी एक तरफ कर लें. 5 नहीं देख अब फेयर एंड लवली देखी. स्टूडेंट्स, यू नीड टू म्यूट योर माइक फर्स्ट. खुद को म्यूट करें पहले, खुद को म्यूट करें पहले. ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट. ओके, अब मैं सारी टर्म्स एक तरफ लेकर आ रही हूँ. 12q plus 5q square, 35 is having positive sign on this side, this will have negative sign, is equal to 0. 12q minus 35q, opposite sign, which means we have to subtract, and after subtraction 5 minus 2 is 3, 3 minus 1 is 2, q is equal to 0. दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के अंदर q है, q कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा 5q minus 23 is equal to 0. प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0. दो नंबर्स को, ये इक्वेशन आपको बता रही है कि जब आप q को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए, ये उस वक्त पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक नंबर लाजमी तौर पर 0 हो. या तो q 0 है और 5q minus 23 is equal to 0. 5q माइनस उधर जाकर हो जाएगा प्लस, 5 मल्टीप्लाई और उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5 4s are 20 एंड 3 by 5. तो आपके पास q की वैल्यू आ जाती है, या तो q की वैल्यू 0 है या तो q की वैल्यू है जी 4 होल 3 by 5. क्वेश्चन दोबारा से सुन ले. इट वाज क्वेश्चन नंबर 8, a part 12 by 5q plus 1 is equal to 7 by q. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है. आई हैव टू टेक एलसीएम. एलसीएम वाज 5q. 5q इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 12 plus 5q divided by 5q is equal to 7 by q. I have done cross multiplication. मिनट नीचे आके टूट गई. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, q मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर के साथ, 5q मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ. 12q plus q 5q square is equal to 35q. सब टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे. 12q plus 5q square minus 35q is equal to 0. 12q minus 35q like terms minus 23q is equal to 0. दोनों टर्म्स में से q कॉमन आ रहा था. q कॉमन आने के बाद 5q minus 23 is equal to 0. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0. दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है. ये उस वक्त पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0, या तो q 0 है या तो 5q minus 23 0 है. ये माइनस हो रहा है, जाकर प्लस हो जाएगा. 0 में ऐड होकर 23 ही रहेगा. 5 is being multiplied with a variable on the other side, it will be divided.
and after division you will see your fraction is improper, so I have converted that to mixed fraction by division. Now I am now moving towards your question number 12 B part, question number 8 B part. थोड़ा सा lengthy है. Your B part is 5 by y minus 3 minus 7 over 3 y minus 9 plus 10 over 6 minus 2y. प्लीज अपना इन्वायरमेंट क्लीन करें, आप लोगों की आवाजें यहाँ तक आ रही हैं. खुद का माइक म्यूट कर दें. आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो रहा है. यू नीड टू म्यूट योरसेल्फ. ओके, जरा देखें आपका सवाल है जी. 5 over y minus 3 minus 7 over 3y minus 9 plus 10 over 6 minus 2y is equal to 3. 3 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन तीनों फ्रैक्शन में से देखें आपस में से 3 कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा y minus 3, ये सेम हो जाएगा. यहाँ पर y बाद में है, लेकिन यहाँ पर दोनों में y पहले है, तो मैं y को पहले करने के लिए मुझे ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से सिर्फ 3 कॉमन लूंगी, लेकिन यहाँ से मुझे -2 कॉमन लेना पड़ेगा. 5 over y minus 3 minus 7 over, दोनों में से 3 कॉमन ले आपके पास आ जाएगा y minus 3 प्लस 10 बाय, मैं -2 कॉमन लेना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी y पहले, यहाँ पर भी y पहले, यहाँ पर y बाद में. So I'm going to take -2 कॉमन. जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली चीज अपने आप प्लस हो जाएगी और प्लस वाली चीज अपने आप माइनस हो जाएगी. 2 3s are 6 is equal to 3 आ जाएगा. 5 over y minus 3 minus 7 over 3 into y minus 3 plus minus minus 2 1s are 2, 2 5s are 10. 5 over y minus 3 is equal to आपके पास आ जाएगा 3. अब देखें डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिर्फ 3 एक्स्ट्रा है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा 3 into y minus 3. अब इस फ्रैक्शन को और इस एलसीएम को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा y minus 3 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो आप इस 3 को ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. माइनस इन दोनों में सेम है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इस फ्रैक्शन में और इस एलसीएम में 3 मिसिंग है, so you will multiply 3 with its numerator equal to 3. 5 3s are 15 minus 7 minus 5 3s are again 15. आसान काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, मुश्किल काम की तरफ जाने के बजाय. ये लिखा हुआ है 5 over y minus 3, ये लिखा हुआ है -5 over y minus 3. दोनों सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 5 over y minus 3 और -5 over y minus 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास रहेगा -7 over 3 into y minus 3 is equal to 3. उस तरीके से सवाल बहुत लंबा चला गया था, सो आई ऑलवेज टेक शॉर्टकट. -3 ये डिवाइड हो रहा है, सिर्फ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 into y minus 3 आ जाएगा. 3 3s are 9 into y minus 3 minus 7 is equal to 9 y minus 9 3s are 27. ये माइनस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा प्लस, आ जाएगा 20 is equal to 9y. 20 by 9 is equal to y. 9 2s are 18, 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 9 is equal to y. तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 whole 2 by 9. सवाल में ट्रिक बस ये था कि हमारी ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही है, तो वो सिर्फ कैंसिल आउट क्यों है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y की वैल्यू निकाली. आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप एलसीएम वैसे ले लेते, वैसे कैंसिल आउट कर लेते. सवाल थोड़ा लेंथी हो जाता लेकिन आंसर आपका सेम रहता. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2.
ये उन्हीं सवालों में से जो फिजिक्स से रेलेवेंट होते हैं। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, जब रेजिस्टेंस आपने कन्वर्ट की वो पैरेलल सीरीज में, पैरेलल सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका फार्मूला, ये फार्मूला कैसे बना, रेजिस्टेंस क्या होती है, यू विल सी दैट इन योर मैट्रिक्स। सिर्फ आपको इस वक्त इस फार्मूले से लेना देना है। ये कैपिटल आर आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये सवाल में दिया है कैपिटल आर इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और R1 और R2 दोनों ही आपके पास इंडिविजुअल, वैसे ये रिक्वायर्ड तो नहीं है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, सिर्फ आपने फॉर्मूले से ही रिक्वायरमेंट है आपकी। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ए पार्ट में आपको कहता है कि जी मेक R as the subject of the formula, capital R na R1 na R2, only R, you have to make R as the subject of the formula. So first I'm going to take LCM, 1/R is equal to R1 R2 का LCM आएगा जी R1 R2। जब आप इस फ्रैक्शन को इस LCM के साथ कंपेयर करते हैं तो R1 तो है लेकिन R2 नहीं, तो R2 आप उसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जब आप इस फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर के साथ कन्वर्ट करते हैं तो आपको देखते हैं कि R2 है लेकिन R1 नहीं है, तो आप R1 जो है वो इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/R is equal to, whenever you multiply with 1 it doesn't make any difference, so R2 plus R1 divided by R1 R2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2, और कैपिटल R मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 प्लस R1 के साथ। 1 से मल्टीप्लाई करें डजंट मेक एनी डिफरेंस, R1 R2 ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू R। प्लस में अगर आप वैल्यू की जगह आगे पीछे करने तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। लेकिन अगर आप अपना फॉर्मूला यहाँ तक रखें, इन दोनों की जगह ना बदलें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट में वो आपके पास कहता है कि जी इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R की वैल्यू आपने निकालनी है व्हेन योर R1 इज 2, जब R1 2 है और R2 कितना है 3। फॉर्मूला आपके पास है जी कैपिटल R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आ जाएगा जी 2 into 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, 2 3s are 6 और 2 और 3 हो गए 5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवीजन से कन्वर्ट करें 1 होल 1/5 इज योर आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा सुन ले, इसके दो पार्ट थे। फर्स्ट में डेटा में इसने आपको फॉर्मूला दिया 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2. You need to make R as a subject of the formula. So first I have taken LCM. LCM will be R1 R2. जब आप इस फ्रैक्शन को इस LCM के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि R1 है लेकिन R2 नहीं, तो आप R2 इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इस फ्रैक्शन और इस LCM को कंपेयर करते हैं तो R2 है लेकिन R1 नहीं, तो आप R1 इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास R2 1 था R2 और R1 1 था R1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R1 R2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल R R2 प्लस R1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई और इसको जाके यहाँ डिवाइड करें, फॉर्मूला आ जाएगा। बी पार्ट में वैल्यू दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू होगी 1 होल 1/5। नाउ इट्स अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is the resistance of a circle. Sorry. The equation of a circle is given by the formula. Again, you are given with the formula x minus a square plus y minus b square is equal to r square. X minus a square minus है ये plus है, x minus a square plus y minus b square is equal to r square. First part में you have to make y as a subject of the formula. Y को subject बनाना है। सबसे पहले ये इधर ऐड हो रहा है, इसको इधर जाकर सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके पास आ जाएगा y minus b whole square is equal to r square minus x minus a whole square. y की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास खत्म हो जाएगा, r square minus x minus a square। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ क्या आ जाएगा प्लस और माइनस। याद है आप सबको कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें पावर 2 इन्वॉल्व हो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में आप क्या लिख देते हैं प्लस और माइनस, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा।
y माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी, सॉरी प्लस बी। ये बी आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, बी को आपने स्क्वायर रूट से बाहर लिखना है, तो ये y बन गया एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट, given that a is 2, b is 3, r is 5 and x is also 5. You need to find out the value of y. So y is equal to plus minus square root r square यानी कि 5 square minus x minus a, 5 minus 2 square minus b. The value of b was 3. So y is equal to plus minus the square of 5 is 25. 5 minus 2 is 3 square minus 3. Y is equal to plus minus 5 minus 3 square is 9 minus 3, 25 minus 9 आपके पास हो जाता है जी 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है जी 4, तो ये आ जाएगा जी प्लस माइनस 4 माइनस 3। प्लस माइनस 4 माइनस 3 का मतलब है कि जी फर्स्ट यू हैव टू टेक, एक बार आप उसको सॉल्व करेंगे जब y की वैल्यू प्लस 4 है और एक बार माइनस 4 के साथ है, तो ये आपके पास आ जाएगा y, एक बार लिखेंगे 4 माइनस 3 और एक बार लिखेंगे माइनस 4 माइनस 3। एक बार आप 4 को प्लस लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार 4 को माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। एक तो y की वैल्यू आ जाती है 1 और एक y की वैल्यू आ जाती है जी -7, तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं जी 1 और -7। दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6। हाँ जी, रिव्यू आपसे 6। दिस वाज क्लास बी, ये प्लस था, ये प्लस है, यहाँ पर एक बार प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो सवाल जवाब आपके पास आता है 7 और -1, 7 और -1 जवाब आता है। यहाँ पर बी के साथ प्लस साइन था, मैंने माइनस यूज किया हुआ। तो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 6। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एक फॉर्मूला, उसमें आपने y को सब्जेक्ट बनाना था, एक टर्म को हम दूसरी तरफ लेके स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो प्लस और माइनस उसी वक्त इन्वॉल्व हो जाते हैं। माइनस और तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, सब्जेक्ट बन गया y ऑफ द फॉर्मूला। You are given with the values of a, b, r and x. After putting down the values, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आ जाएगा y is equal to प्लस माइनस 4 प्लस 3। तो एक बार आप y को प्लस 4 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार -4 लेकर सॉल्व करेंगे। प्लस 4 लेकर आंसर आ जाता है 7 और -4 आंसर लेके तो आंसर आपके पास आता है -1। मतलब y की दो वैल्यूज होंगी, या तो 7 होगी या तो होगी -1। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन देख लें जरा। चैप्टर नंबर 10 इज कंसर्न विद राइट एंगल ट्रायंगल। अपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, लेकिन कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल होता है जिसमें जो 90 का एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम के पास नाम है जी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये थ्योरम डिस्कवर किया था। ही नेम्ड दिस फॉर्मूला on his by his name, so it is known as Pythagoras theorem. Pythagoras theorem देखने से पहले you need to see what is the right angle triangle. Right angled triangle. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, और आप सबको याद हो राइट एंगल हम बोलते ही 90 डिग्री के एंगल को है, और जब 90 डिग्री के एंगल हो तो हम उसको ये स्क्वायर बनाकर शुरू करते हैं। कोई और एंगल हो
तो हम ये कर्व लाइन यूज करते हैं। लेकिन जब आपके पास ये बॉक्स लाइन यूज हुई है, ये बॉक्स बना हुआ है, तो इसका मतलब है दैट वी आर टेकिंग दैट एंगल टू बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल हमेशा सीधा होता है। तो ए ऐसी ट्राइंगल, ट्राइंगल का आपको तो पता है कि ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स हो, हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल की बहुत सारी टाइप्स आपने पढ़ी हुई है, स्केलीन पढ़ी हुई है, आइसोसेलेस पढ़ी हुई है, इक्विलेटरल पढ़ी हुई है, ऑब्ट्यूस पढ़ी हुई है, एक्यूट पढ़ी हुई है। लेकिन इस वक्त आपने कौन सी डिस्कस करनी है? राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री का होगा। इसकी बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं। ये सारी आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इन सबके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के बाद देखें, जब आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें 90 के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास होता है जी हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास क्या होता है? हाइपोटेनस। अगर तो आपके पास 90 डिग्री के अलावा थर्ड एंगल गिवन हो, सेकंड एंगल गिवन हो, तो जो एंगल दोनों साइड पे, जिस साइड पे दो एंगल बन रहे हो, वो आपके पास कहलाती है बेस। 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा हाइपोटेनस, और जिस लाइन के ऊपर दो एंगल्स बन रहे होंगे दैट इज नोन एज योर बेस, और थर्ड साइड आपके पास होती है जी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस के बारे में सुन ले। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये सेकंड एंगल गिवन हो तो, सेकंड एंगल गिवन हो तो 90 के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेनस, दो एंगल जिस लाइन पर बन रहे हैं वो बेस, और थर्ड साइड ऑटोमेटिकली आपके पास परपेंडिकुलर हो जाती है। ये तो वो केस है जब आपके पास सेकंड एंगल गिवन हो 90 डिग्री के अलावा। देखिए अगर 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल गिवन नहीं है, तो ये बात तो कंफर्म हो जाएगी कि 90 के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेनस। अब बारी रहेगी परपेंडिकुलर की या बेस की। तो आपकी मर्जी होती है, आप इस साइड को परपेंडिकुलर कह दें, इसको बेस कह दें, या फिर आप इसको बेस कह दें या इसको परपेंडिकुलर कह दें। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। ये दोनों फिक्स उस वक्त होते हैं जो आपको 90 डिग्री के अलावा कोई, इस वक्त हमारे पास 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल गिवन नहीं है, तो हम जिसको मर्जी परपेंडिकुलर लें, जिसको मर्जी बेस लें। तो ये आपने सीख लिया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, जो हाइपोटेनस क्या होता है। और अब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस आ गए। अगर राइट एंगल ही नहीं होता है तो हम कभी भी ना देख पाते कि हाइपोटेनस क्या है। हाइपोटेनस ऑलवेज डिसाइड होता है इस 90 डिग्री से। अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, ये है, तो इसके ऑपोजिट आपके पास आ जाएगा जी हाइपोटेनस। बाकी दो में से जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कहें, जिसको मर्जी बेस कहें। मैं ट्राइंगल ऐसे ही ले लूं, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट आ जाएगा जी हाइपोटेनस। जिसको मर्जी परपेंडिकुलर लें, जिसको मर्जी बेस लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है। और ट्राइंगल कौन सी होती है? वो ट्राइंगल भी होती है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहे उसमें थर्ड एंगल सेकंड एंगल गिवन है या नहीं गिवन है, सिर्फ 90 डिग्री आ जाए तो वो राइट एंगल हो जाती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनस, दिस इज योर बेस एंड योर परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास कहता है दैट hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। जस्ट लाइक अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो अब आप देखें अगर मैं कहूँगी हाइपोटेनस आपके पास है जी 5, इस वक्त हाइपोटेनस है जी 5, परपेंडिकुलर आप ले लें 4 को, और बेस ले लें आप 3 को। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर एंड बेस वाज 3। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये मुझे ऑलरेडी पता था कि ये वैल्यूज लेने से आंसर सेम आते हैं, इसलिए मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करवा के दिखाया दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये आपके पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो अक्सर आपसे पूछी जाती है एक शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो आप सबसे पहले लिखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आप ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस शो करेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
अब अगर आप लोग अपनी एक्सरसाइज पे आ जाए तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों के दोनों सवाल आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। उसमें कुछ इस तरह की ट्रायंगल बनेगी। ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज योर डी, 23 सेंटीमीटर एंड 29 सेंटीमीटर। 90 के ऑपोजिट वाला डिसाइड करता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, सो योर हाइपोटेनस इज डी। अब जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कहें, मैंने परपेंडिकुलर कह दिया 23 को और बेस किसको कह दिया है 29 को। फॉर्मूला आपके पास क्या है, दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है जी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर लें, जो भी आंसर आता है उनको ऐड करें। अब हमने डी की वैल्यू निकालनी थी, ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की। डी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आ रही है आपने इसका लेना है स्क्वायर रूट और आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी की। अब बात ये कि अब यहाँ पे भी तो आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि डी आपके पास लेंथ थी, लेंथ के नॉट भी नेगेटिव, तो प्लस और माइनस लगाने की कोई बात ही नहीं बनती। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सीधा सीधा काम है, आपने स्क्वायर लेने हैं, ऐड करने, स्क्वायर रूट लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी एक पार्ट में आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। आई एम नॉट हैविंग कैलकुलेटर, दैट इज व्हाई मैंने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। ट्रायंगल बनी है, दिस इज 90 डिग्री, 14 सेंटीमीटर और मीटर, 14 मीटर, बी मीटर एंड 19 मीटर। 90 डिग्री डिसाइड करेगा कि हाइपोटेनस कौन सा। सो हियर योर हाइपोटेनस इज 19 मीटर। जिसको मर्जी बेस है, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर करें। मैंने बेस कह दिया जी 14 मीटर को और परपेंडिकुलर कह दिया है बी को। फॉर्मूला आपके पास है जी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इस वक्त आपके पास है जी 19 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज बी स्क्वायर एंड बेस इज 14। बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप 19 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर लें, माइनस करें और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास अपने आप बी की वैल्यू होगी। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, एक्सेस दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में आपने करने हैं। सवाल से मुतालिक कोई भी बात आपने आप लोग पूछने जरा जल्दी से। I will ask you to vote कि आप लोगों को अनम्यूट कर दें और जो भी सवाल है वो आप लोग पूछें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने सॉल्व करने हैं।
I request your host कि वो आपको